जय हिंद साथियों। एग्जाम प्रिपरेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। अशोका एक ऐसा सम्राट, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध को त्याग दिया। आज की शुरुआत करते हैं हम चाणक्य नीति के एक वाक्य से, जो धैर्यवान नहीं है उसका न तो भविष्य है न वर्तमान, अतः हमें धैर्यवान बनना चाहिए। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इन विच लैंग्वेज वर द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटर्न। अशोक के अभिलेख शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए होते थे? देवनागरी, संस्कृत, तमिल या ब्राह्मी? चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जो बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, किंगडम होता है, उसको हम एम्पायर बोलते हैं। आपने अपने आसपास ये जो सिंबल है ये बहुत बार देखा होगा, विशेषकर कॉइन्स के ऊपर, सिक्कों के ऊपर, नोट्स के ऊपर जो स्टैम्प्स होती हैं, टिकटें होती हैं, उनके ऊपर सरकारी मोहर के तौर पर। तो यहाँ पर हमें 3 लॉइंस दिखाई देते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। चलिए थोड़ा सा और रीड करते हैं इसके बारे में। द लॉइंस दैट वी सी ऑन अवर नोट्स कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। लंबा इतिहास है इनका। दे वर कैर्व्ड इन stones and placed on the top of a massive stone pillars at सारनाथ। तो सारनाथ के जो स्टोन पिलर है उसके जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट से इनको लिया गया है नेशनल एम्बलम को। बेसिकली इसके अंदर 4 लॉइंस हैं। जो चौथा शेर है वो पीछे छुपे हुआ है, जो इस कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। इसके बाद एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर अशोक ने रूल किया था। अशोक वहां का राजा था। उसकी स्थापना की थी उसके दादाजी ने। अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने लगभग 2300 ईयर्स अगो उस साम्राज्य की स्थापना की थी जिसके ऊपर अशोक ने राज्य किया था, और उसको कहा जाता था मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन वंश या मौर्यन साम्राज्य। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त का एक साथी था जिसको सपोर्ट किया जाता था एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था चाणक्य। एग्जाम में आता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था, उसका सलाहकार था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चाणक्य, और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य की एक किताब है जिसका एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है जिसके बारे में, और उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अपने विचार लिखे थे। इसके अलावा चाणक्य नीति में चाणक्य की बहुत प्रसिद्ध बातों का संकलन है। तो ये चाणक्य जी थे। इन्होंने सपोर्ट किया था चंद्रगुप्त को अपना शासन स्थापित करने में और शासन को अच्छे से चलाने में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम जानेंगे डायनेस्टी क्या होता है। डायनेस्टी वर्ड बार बार आएगा। वंश, जब एक ही परिवार के लोग लंबे समय तक एक जगह पर रूल करें, यानी परिवारवाद। तो एक प्रकार से परिवारवाद को ही अगर राजा की टर्म में देखें तो उसको इन्होंने डायनेस्टी का नाम दे दिया। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, यानी एक राजा बना, उसके बाद मान लिया ए राजा बनता है तो ए के बाद उसका बेटा या उसका परिवारजन ही राजा बनेगा, बी के बाद बी का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज चलती है इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी या वंश। द मौर्यंस वर ए डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर। तो अगर मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन वंश की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 3 मुख्य राजा हुए हैं। पहला था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उस समय के जो इंपॉर्टेंट सिटीज थे, महत्वपूर्ण नगर थे, उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो ये जो मैप है इसके अंदर जो भी रेड कलर से डॉटेड, जितने भी स्थल, जितने भी स्थान दिखाए गए हैं रेड कलर से, वो सभी वो जगह हैं जहां से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख या अभिलेख लिखवाए गए थे वो हमें मिले हैं। तो इन अभिलेखों की जो पोजीशन है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, पूर्वोत्तर को छोड़कर।
पूरे उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेख और अभिलेख मिले हैं। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट सिटीज की बात करें तो इम्पोर्टेंट सिटीज उसमें के महत्वपूर्ण शहरों को ब्लैक डॉट से दिखाया गया है। चलिए देखते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से शहर थे। तो आप इधर नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे पाकिस्तान के साइड तक्षशिला, इसके बाद पाटलिपुत्रा जिसको आजकल पटना के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक पटना, उज्जैन। तीनों शहरों के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। सबसे पहले पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर, जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, काफी महत्वपूर्ण नगर था। इसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम की तरफ एक मुख्य द्वार के तौर पर यह काम करता था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के लोग भी तक्षशिला के माध्यम से ही इस साम्राज्य से जुड़े हुए थे। इसके बाद अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन आता है आपके दक्षिणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर, यानी मर्चेंट्स जिनको दक्षिण की तरफ जाना होता था, साउथ इंडिया में जाना होता था, वो व्यापार के लिए जाएंगे तो उनके लिए मुख्य शहर था उज्जैन। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। तो इन तीनों शहरों में मुख्य रूप से कौन कौन रहते थे? जो व्यापारी होते थे, व्यापारी लोग रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे और जो क्राफ्ट पर्सन है वो रहते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से कौन कौन सी सिटीज हैं? पाटलिपुत्रा है, तक्षशिला है, उज्जैन है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र कैपिटल थी, वहीं जो तक्षशिला है वो गेटवे के तौर पे हमने उसको कहा है टू द नॉर्थ वेस्ट एंड फॉर सेंट्रल एशिया। उज्जैन एक रास्ते पर पड़ता है जो कि रास्ता जाता था साउथ इंडिया की तरफ, और इन जो तीनों शहर थे, मुख्य शहर थे, वहां पर मर्चेंट्स लोग, ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट पर्सन है वो रहते थे। इसके बाद अगर हम देखें कि जो एम्पायर्स होते थे, साम्राज्य होते थे, वो छोटे राज्यों से, किंगडम से किस प्रकार से अलग होंगे। अब छोटा राज्य और एक बड़े साम्राज्य में क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। अब भाई अगर एक छोटा सा राज्य है ए और एक बड़ा सा एम्पायर है, ठीक है, बी, तो बी को चलाने के लिए ए से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। बी की बाउंड्री बड़ी है तो उसकी रक्षा करने के लिए ज्यादा आर्मी की जरूरत होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एम्पायर होते थे, जो साम्राज्य होते थे, उनके लिए राज्य से ज्यादा टैक्सेस कलेक्शन की भी जरूरत होगी। अब बड़ी सेना रखेंगे तो उसके लिए हमें टैक्स ज्यादा चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। सो दे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट द टैक्सेस। तो ज्यादा टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं, अधिकारियों की संख्या, वो भी बड़ी चाहिए। इस प्रकार से एक साम्राज्य छोटे राज्यों से अलग था। जो मौर्यन लोग थे, उन्होंने, मौर्यन जो राजा थे, उन्होंने कोशिश की कि वो रोड्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर कब्जा कर लें। रोड्स और रिवर्स के ऊपर कब्जा करना इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए एकमात्र साधन या तो रास्ते थे या फिर नदियां थी, और अगर इनके ऊपर कब्जा कर लिया तो इसको बाद वो वहां से आने वाले लोगों से वो टैक्स वसूल सकते हैं। और बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अभी हमने सीखा कि टैक्सों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए उन्होंने नदियों और रोड्स के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें, जो भी लोग आते थे उनसे वो रिसोर्सेज लेते थे, या तो टैक्स की फॉर्म में या ट्रिब्यूट की फॉर्म में। अब ट्रिब्यूट हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। ट्रिब्यूट को हिंदी में नजराना बोलते हैं, नजराना, यानी जो गिफ्ट दिए जाते थे राजा को टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा लोगों से जो गिफ्ट लिए जाते थे उनको बोलते थे ट्रिब्यूट। इसके बाद ये सारी बातें अगर हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जाने, मौर्यन वंश के बारे में जाने, तो हमें अर्थशास्त्र से बहुत सारी बातों का पता लगता है कि उस समय की नीति कैसी थी, उसमें किस जगह कौन सी प्रसिद्ध वस्तु का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है, वो उस समय प्रसिद्ध था अपने कंबलों के लिए। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कौन सा पार्ट था जो ब्लैंकेट्स के लिए प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, गोल्ड के लिए और प्रीशियस कीमती पत्थरों के लिए। तो यहाँ से हमें पता लगा है अर्थशास्त्र से कि जो उत्तर पश्चिम का एरिया था वह तो कंबलों के लिए प्रसिद्ध था, जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र था वह सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था।
ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते थे या तो टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किए जाते थे या ट्रिब्यूट की फॉर्म में। अब ट्रिब्यूट को और अच्छे से समझ लेते हैं हम एक बार। ट्रिब्यूट क्या होता है? टैक्सेस के अलावा जो भी चीज़ें कलेक्ट की जाती थी रेगुलर बेसिस पे, टैक्सेस तो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन जो ट्रिब्यूट होते थे वो लोग जब पॉसिबल होता था उनके लिए, उनकी जो मर्जी होती थी उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स राजा को प्रोवाइड करवाते थे। जैसे जैसे कि एक किसान है, एक किसान है और किसान की फसल अच्छी हो गई। मान लिया किसान ने बगीचा लगाया है और उसमें बहुत अच्छे फल हो गए, तो फलों का एक बहुत बड़ा टोकरा भर के यह राजा के दरबार में भेज सकता है, यह राजा के पास भेज सकता है एज ए ट्रिब्यूट, एक गिफ्ट के तौर पर। अब ट्रिब्यूट के तौर पर मुख्य रूप से क्या क्या चीजें ली जाती थी राजा के द्वारा? जो लोग जंगल में रहते थे वो जंगल से हाथी, एलिफेंट को पकड़ते थे और उनमें से कुछ एलिफेंट को तो वो बेच देते थे और कुछ एलिफेंट को राजा को एज ए गिफ्ट देते थे। इसको बोलते थे ट्रिब्यूट, नजराना। अब इसमें उनकी इच्छा क्या होती थी कि राजा उनसे खुश रहे, उनके ऊपर प्रसन्न रहे, तो ट्रिब्यूट इस वजह से देने पड़ते थे। इसके बाद अगर हम एम्परर और उसकी कैपिटल सिटी, तो कैपिटल सिटी का नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए पाटलिपुत्रा के बारे में चर्चा है यहाँ पर। जो राजा था और राजा की जो मुख्य राजधानी थी, राजधानी का किस प्रकार से हमें पता लगता है, तो इन सब बातों के बारे में हमें मैगस्थनीज जो थे, जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, जिनको चंद्रगुप्त के दरबार में जो ग्रीक रूलर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के साथ की थी। तो जो मैगस्थनीज था, मैगस्थनीज ने जितनी भी चीजें अपने चारों तरफ देखी उसने उनको एक किताब में लिखा, जहां से हमें पता लगता है कि जो राजधानी थी वो किस प्रकार का नगर थी और राजा किस प्रकार की जिंदगी जीता था। चलिए देखते हैं। स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर राजा जब अपनी शाही घुड़सवारी, अपने शाही प्रोसेशंस के साथ बाहर निकलता था तो उसको सोने की पालकी में बैठाया जाता था। राजा को बैठाया जाता था सोने की पालकी में। इसके बाद राजा के जो गार्ड्स होते थे, राजा के जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट्स पर सवार रहते थे, जो कि सजे होते थे सोने और चांदी से। तो देखिए जो राजा है वो तो सोने की पालकी में बैठा ही है, राजा के जो साथी हैं जो आसपास उसके एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हैं, वो भी जो एलिफेंट्स है वो भी हाथी भी सजे हुए सोने और चांदी से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजा के सिर के चारों तरफ एक पक्षियों का समूह चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, मुख्य रूप से उसमें क्या था, एक फ्लोक ऑफ ट्रेन्ड पैरेट्स, जो ट्रेन्ड प्रशिक्षित तोते थे उनका एक समूह था जो राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जो तोते होते थे, जो पैरेट्स होते थे, वो काफी ट्रेंड थे और वो किसी भी खतरे को भाप कर राजा को बता सकते थे कि सामने कोई तुम्हारा दुश्मन है, आसपास भीड़ में छुपा हुआ है, उसके पास हथियार है, वो तुम्हें मारना चाहता है। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग दी गई थी कि वो राजा को इस बारे में पूर्व सूचित कर सके। राजा था जो नॉर्मली घिरा होता था आर्म्ड वुमेन के द्वारा, हथियारबंद औरतों के द्वारा। राजा के आसपास चारों तरफ औरतें होती थी और उनके पास हथियार होते थे। एक प्रकार से हम कह सकते थे कि वो राजा की लेडी बॉडीगार्ड थी। इसके बाद अगर हम देखें, राजा को डर लगा रहता था कि कोई उसको मारना चाहता है। अब मारना चाहता है तो राजा अगर खाना खाएगा तो खाना खाने से पहले राजा को डर था कि इसमें किसी ने जहर मिला दिया। अब कैसे पता लगे कि जहर मिला दिया? तो राजा के जो सर्वेंट्स होते थे वो पहले उस खाने को खाकर देखते थे। राजा के जो नौकर होते थे वो खाकर देखते थे कि अगर अगर किसी ने जहर मिलाया है तो पता लग जाएगा कि वो नौकर मर जाएगा, उसके बाद ही राजा खाना खाता था। इसके अलावा राजा का महल बहुत बड़ा था। अब राजा एक रूम में एक से ज्यादा बार नहीं सोता था, यानी अगर वो रूम ए में आज सोता है रात को तो किसी को खबर नहीं होती थी कि राजा कहाँ सोया है, उसके मुख्य जो विश्वास पात्र थे उनको छोड़कर। अब अगले दिन यह न्यूज कहीं लीक ना हो जाए और पता लग जाए कि राजा तो ए रूम में सोता है, उसको मार न दें, इस वजह से राजा एक रूम में कभी भी नहीं सोता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। तो इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? जो मैक्सथनीज ने जो बुक लिखी है वहां से हमें इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन, यह जो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद अभी हमने राजा और उसकी जो किस प्रकार से वो जिंदगी जीता था उसके बारे में चर्चा की। अब जो थोड़ा सा राजधानी के बारे में जान लेते हैं। जो मॉडर्न पटना है, जिसको उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो कैपिटल थी, वो किस प्रकार का शहर था। दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। बड़ा और सुंदर शहर था। चारों तरफ से पिलर से घिरा हुआ था। एक ऊंची दीवार बनाई गई थी इसके चारों तरफ। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि टोटल कितने टावर्स थे और कितने गेट्स थे। टोटल जो टावर्स थे वहां पर 570, एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, 570 टावर्स थे। 64 गेट्स थे। जो घर होते थे वो बनाए जाते थे या तो 2 स्टोरी या 3 स्टोरी, जनरली वुड से या मड से, मिट्टी से या लकड़ी से बने होते थे। राजा का जो दरबार था वो भी लकड़ी से, जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था, पर उसको पत्थरों से सजाया गया था। राजा के जो महल था उसके चारों तरफ गार्डन्स थे ताकि वो उन पक्षियों को रख सके जो पक्षी उसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसको बताते हैं आसपास के खतरे के बारे में। इसके बाद हम अशोका के बारे में बात करें। अशोका एक यूनिक रूलर किस प्रकार से था, तो ये अशोका थे सबसे प्रसिद्ध राजा मौर्यन वंश के, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। पहले राजा थे जिसने जो अपने मैसेज थे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख और अभिलेख छपवाए। तो यहाँ से हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है जो वीडियो की शुरुआत में पूछा था। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्राकृत थी एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जो थी अशोका के इंस्क्रिप्शंस की वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी नहीं है, संस्कृत नहीं है, बट हमारा आंसर होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके बाद देखिए, अशोका ने एक प्रसिद्ध युद्ध, एक लड़ाई लड़ी थी जिसको बोलते हैं कलिंग युद्ध। अब सबसे पहले कलिंग के बारे में जानते हैं कि ये कलिंग बेसिकली था कहाँ। तो इसमें अब भी हम देख सकते हैं जो आजकल का जो उड़ीसा है, जो हमारा उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट को ही उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा को। तो अशोक जीतना चाहता था उड़ीसा को। अशोक ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, बट वो लड़ाई इतनी भयानक साबित हुई, उसके अंदर इतनी ज्यादा हिंसा हुई, इतना ज्यादा खून बहा कि अशोका ने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अशोका ने देखा कि कलिंग के जो लोग हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है, तो उसने एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी वहां पर, कलिंग पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। और जब अशोक ने युद्ध स्थल पर जाकर देखा कि किस प्रकार से खून बहा है, किस प्रकार से लाशें गिरी हुई हैं, तो उसका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया। उसने कभी भी फिर सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए ये एक यूनिक रूलर था पूरी दुनिया के इतिहास में, जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया। कि हालांकि युद्ध जीत लिया था, बावजूद इसके अशोक ने डिसाइड कर लिया कि वह जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं करेगा किसी दूसरे राज्य के साथ। इसके बाद अशोक ने क्या किया, तो अशोक का जो पूरा परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन हो गया। युद्ध उसने नहीं लड़ने की शपथ ली। तो साथ में अशोका ने एक अपने विचार फैलाए जिनको अशोक के धम्म के नाम से प्रसारित किया गया। चलिए जानते हैं अशोक का जो धम्म था वो क्या था। अशोका's धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। तो उसमें समाज के अंदर सैक्रिफाइस बहुत चलते थे, बलि व्यवस्था थी, लेकिन अशोक का जो धर्म था वो विश्वास नहीं करता था, न ही किसी देवता की पूजा पाठ में, नहीं किसी बलि प्रथा में। ही फेल्ट that just as a father tries to teach his son, he had a duty to instruct his subjects। जिस प्रकार से एक पिता की ड्यूटी होती है बच्चों को सिखाना, उस प्रकार से उसने सोचा कि मैं राजा हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मेरे जो जनता है, प्रजा है, उसको मैं सिखाऊं। He was inspired by the teachings of the बुद्धा। तो बुद्ध के जो विचार थे उनसे प्रभावित था, इसलिए इसने जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब क्वेश्चन आता है कि अशोक का धर्म, तो अशोक के धर्म में अशोक के विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धम्म को हम
एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि धम का शब्द यहाँ पर धर्म से है। इसके बाद अशोक ने ऑफिशियल्स अधिकारी नियुक्त किए जिनको कहा जाता था धम महामाता। धम महामाता लोग, ये जो अधिकारी नियुक्त किए इनकी ड्यूटी थी कि वो अलग अलग स्थानों पर जाएं और लोगों को जो अशोक के जो धम के विचार हैं उनके बारे में अवेयर करें, उनके बारे में जागरूक करें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो यह आता है रामपुरवा बुल के बारे में। इसको मौर्यन बुल भी कहा जाता है। तो ये जो पिक्चर है आपकी, यह है उस पिलर की पिक्चर है जो हमें रामपुर से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है, रामपुर से। इसको मौर्यन पिलर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वहां पर इसको रखा गया है। दिस इज ए पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार। तो रामपुरवा बिहार में यह पाया गया और इसको रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। तो रामपुरवा जो है वो बिहार में है। इसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा अशोक के बारे में। His edicts or instructions still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो अशोक है उसके जो विचार हैं वो भी आज भी सजीव हैं, आज भी हम उनको उनके से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को, उनके जो विचार थे उनको समझ सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसमें ए को इस प्रकार से लिखा जाता था अर्ली ब्राह्मी में। देवनागरी में हम ए को इस प्रकार से लिखते हैं। बंगाली में ए को इस प्रकार से लिखा जाएगा। मलयालम में इस प्रकार से और तमिल में इस प्रकार से। तो ये अलग अलग लोकल लैंग्वेज में और को कंपेयर किया गया है ब्राह्मी के साथ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे क्वेश्चन किया था, उसका आंसर देखिए। इन विच लैंग्वेज वर द अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन। आपके ऑप्शन थे देवनागरी, संस्कृत, तमिल और ब्राह्मी। तो अपनी वीडियो ध्यान से देखें, आपको आंसर मिल गया होगा। हमारा आंसर होगा डी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अशोक के जो शिलालेख या अभिलेख उसके विचार थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।